गुड मॉर्निंग माय डियर। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइव प्रोसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि लिप्स में फोटोसिंथेसिस के समय में क्या क्या होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बारे में हम एक्टिविटी करेंगे। पहला है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, यानी लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस का आज हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और पॉटेड प्लांट में उसको डिस्चार्ज करने के लिए डार्क रूम में 2 या 3 दिन तक उसको रख देंगे, ताकि उसका जो स्टार्च है उस प्लांट का वो पूर्णतः ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट को तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए न्यू तो ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो जो पहले से स्टार्च है उसमें वो कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद से उसका एक उसका लीफ को डिटैच कर लेंगे, तोड़ लेंगे और उसको बॉयल करेंगे। किसमें? अल्कोहल में। एक बर्तन में अल्कोहल में उसको हम वाटर बाथ में पानी डाल के फिर उसको, जैसा कि सेटअप ये दिखाया गया है आपके सामने, तो इस तरह से इसमें वाटर है, ये वाटर है और ये वाटर में के बीच में एक ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें अल्कोहल डाल के इस पत्ती को हम गरम करेंगे, बॉयल करेंगे। उसके बाद से उसके बाद से स्प्रेड ऑफ लीफ ऑन ए वाटर वाइट पेपर। उसके बाद से एक उस लीफ को हम वाइट पेपर पे स्प्रेड कर लेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद से उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ बूंद डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, तो वो टर्न नहीं हो रहा है ब्लू ब्लैक में। ठीक है, अगर वो टर्न हो जाता ब्लू ब्लैक में तो इसे पता चलता कि उसमें स्टार्च है, इसका मतलब वो लीफ में स्टार्च नहीं है। तो ये अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर में इसको हम अल्कोहल में क्यों गर्म करते हैं? तो अल्कोहल में इसलिए हम गर्म करते हैं क्योंकि आयोडीन कभी भी ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये नो वर्क। ठीक है ना, नो वर्क यानी क्लोरोफिल हटाना है। तो ये क्लोरोफिल हटाने के लिए हम इसको अल्कोहल में गर्म करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये हम डायरेक्टली इसको अल्कोहल में क्यों नहीं गर्म करते, क्यों इसको वाटर बाथ में? तो ये अल्कोहल काफ़ी इन्फ्लामेबल है, आग लग सकती है, तो इसीलिए हम इसको वाटर बाथ में पानी में रख के फिर इसको हम इस सेटअप के अनुसार जैसे दिखाया गया है तो इसको हम गर्म करेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कि डार्क रूम में हमें इसे डिस्चार्ज क्यों किया? तो भाई डार्क रूम में अगर हम नहीं रखेंगे तो इसका पहले से जो स्टार्च है वो कंज्यूम नहीं होगा, तो उस तरह से हमारा टेस्ट नहीं सफल हो पाएगा। तो इसलिए इसे डार्क रूम में डिस्चार्ज करने के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि वो उसका जो स्टार्च है उसमें का वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। और उसके बाद से जब हमने उसका टेस्ट किया तो उसमें अब स्टार्च है नहीं, क्योंकि हम तो अब सनलाइट में रखे नहीं इसको, प्लांट को दोबारा, तो न्यू कोई ग्लूकोज तो बना नहीं। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि लीफ डिड नॉट कंटेन कि स्टार्च का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के समय में लिप्स में, और उसके लिए क्या है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और वाटर चाहिए। ठीक है, इसका सेकेंड एक्टिविटी क्या है? टू शो द लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको डिस्चार्ज 2-3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, उसका जो स्टार्च है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद से
जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, उसको हम एक एल्युमिनियम फाइल से इतना पार्ट को, लीफ के पार्ट को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर कीप द प्लांट इन सन फॉर 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स उसको सनलाइट में रखेंगे ताकि उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन शुरू हो जाए। ठीक है, 4-6 आवर्स के बाद फिर उसमें से एक लीफ को तोड़ के, और फिर जैसा ऊपर हमने आयोडीन टेस्ट के लिए जैसा हमने सेटअप किया था, ये जो सेटअप दिखाया गया है, उसको लाके फिर वैसे ही हम अल्कोहल में डाल के उसको गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद उस पर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। तो आयोडीन के जब हम टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जितना हमने कवर पार्ट किया है वो ये पार्ट, ये कवरिंग पार्ट तो ब्लू हो गया, लेकिन ये ब्लू नहीं हुआ। और ये पार्ट जो कवर नहीं किया हुआ ये ब्लू हो गया, ये पार्ट ब्लू हो गया, ये पार्ट हमारा ब्लू हो गया, और बाकी ये कवरिंग पार्ट ब्लू नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये स्टार्च केवल इतना ही पार्ट में बना है, और ये जो हमने कवर किया था उसमें सनलाइट मिला नहीं, और सनलाइट नहीं मिलने से उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीफ में स्टार्च बनने के लिए फोटोसिंथेसिस के समय सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को ऐसे लिखा हुआ है, ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कुड गेट लाइट टर्न ब्लू ब्लैक। जितना पार्ट में उसको लाइट मिला है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे पता चलेगा उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, प्रिपरेशन हुआ था। और जो कवरिंग पार्ट है उसमें तो लाइट मिला नहीं, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं बना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के समय लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम बात करें तीसरी एक्टिविटी के लिए। तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए एक वेरीगेटेड प्लांट लेंगे जिसमें लीफ का कलर काफ़ी चेंजेज रहते हैं। जैसे ये ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन है, और ये येलो है, ये वाला पार्ट येलो है। तो वेरीगेटेड प्लांट में लीव्स का कलर चेंज रहता है, कोई ग्रीन रहता है, कोई येलो रहता है, कोई वाइट रहता है। तो हम चूँकि क्लोरोफिल में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और फोटोसिंथेसिस होता है, इसका टेस्ट करना है हमको, इसलिए हम वेरीगेटेड प्लांट लेंगे और उसको भी हम 2-3 दिन के लिए डिस्चार्ज कर लेंगे डार्क रूम में रख के, जैसा ऊपर का एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। अच्छा, उसके बाद से फिर हम इसको 4 या 5 आवर्स के लिए हम सनलाइट में रखेंगे, फिर उसके पत्ती को प्लग करेंगे, और फिर हम जैसा ये सेटअप में दिखाया गया है, जैसा हमने ऊपर बात किया, वैसे हम इसको अल्कोहल में डाल के गर्म करेंगे, और फिर इस पर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करने से हम क्या पाते हैं कि कुछ पार्ट जो ग्रीन पार्ट इसका था वही केवल ब्लैक ब्लू हुआ है, यानी यही पार्ट, यानी ये जो हमारा, ये बात करें अगर इसका, तो देखिए ये जो ग्रीन पार्ट, देखिए ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, और ये येलो पार्ट है। तो सनलाइट में क्या हुआ कि स्टार्च का फॉर्मेशन ये ग्रीन पार्ट, केवल ग्रीन पार्ट में ही हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट में, ये येलो पार्ट में नहीं हुआ। इसलिए जब हम इस पर आयोडीन टेस्ट किए हैं तो यही पार्ट केवल ब्लैक ब्लू हुआ है। ठीक है, यही पार्ट हमारा केवल ब्लैक ब्लू हुआ है, बाकी ये कुछ नहीं है। इसका मतलब कि स्टार्च का फॉर्मेशन केवल इतना ही पार्ट में हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्ट हमारा ग्रीन था, ये पार्ट ग्रीन था, ये पार्ट ग्रीन था, तो ये ब्लू हो गया। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी के द्वारा ये कह सकते हैं कि कोई भी फोटोसिंथेसिस के समय स्टार्च का फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस होता है तो वो ग्रीन पार्ट में ही होता है, यानी क्लोरोफिल में ही होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हमारा रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि टू शो द स्टार्च इज प्रेजेंस ओनली इन द those area leaf where chlorophyll was present, it means that chlorophyll is necessary for photosynthesis। इस तरह से क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और अब हम एक्टिविटी 4 में ये एक टेस्ट करेंगे, एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या कि टू शो नेसेसिटी टू CO2
फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले 2 पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको भी हम 4-5 दिन में उसको एक डार्क रूम में रख के और डिस्चार्ज कर लेंगे। और डिस्चार्ज करने के बाद उसका जैसा एक सेटअप आपको दिखाया गया है उस तरह से हम इसमें एक बर्तन में KOH रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख के उसको एक बेल जार से पूरी तरह से ढक देंगे और ढकने के बाद इसको 5-6 आवर्स के लिए हम सनलाइट में रख देंगे। अब होगा क्या इसमें कि अब जैसे हमने इसको पहले तो इसमें डिस्चार्ज कर लिया, तो डिस्चार्ज करने से क्या होता है कि इसका स्टार्च तो ख़त्म हो गया इस प्लांट में। अब स्टार्च ख़त्म हो गया, उसके बाद से हमने क्या किया, इसमें KOH रख लिया। अब KOH रखने से ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि ये CO2 को कंज्यूम कर लेगा, ये पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा, ख़त्म कर देगा। यानी अब यहाँ CO2 नहीं रहेगा, अब इसमें CO2 रहेगा, ठीक है। तो और इसको पूरी तरह से हम टाइट पैक कर लेंगे, इसको दोनों को पूरा टाइट कर लेंगे ताकि ये बाहर से एयर ना आए। तो यहाँ तो CO2 है लेकिन यहाँ पे CO2 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये KOH उसको पूरी तरह से क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में रखने से क्या होगा कि इसमें तो CO2 है, तो इसमें CO2 होने से क्या होगा कि ये तो स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेगा क्योंकि इधर से सनलाइट मिलेगा इसको। सनलाइट तो इसमें भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे CO2 है नहीं, यहाँ पे CO2 है। तो CO2 है तो ये कुछ स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर हम एक लीफ को तोड़ लेंगे, दोनों में से एक लीफ को तोड़ के, और जैसा कि ऊपर दिखाया गया है उसको वैसे ही सेटअप करके, और हम इसको जैसे ये सेटअप किया गया है ना ये वाला, तो ये जैसे ये इसमें हम उसके लीफ को दोनों को अल्कोहल में इसको बॉयल करेंगे वाटर बाथ में रख के, क्योंकि कभी भी ये अल्कोहल इसके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आयोडीन काम नहीं करता है, इसलिए हम क्लोरोफिल को ख़त्म करने के लिए सेटअप करते हैं। और इस तरह से हम दोनों लीफ को जब हम टेस्ट करेंगे आयोडीन टेस्ट, तो इसमें हम क्या पाएंगे कि लीफ फ्रॉम ए शोज अब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो चूँकि इसमें तो स्टार्च बना नहीं, तो ये क्या होगा, ये हमारा जैसे ये क्या होगा कि अगर हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं, इसका आयोडीन टेस्ट अगर हम करते हैं आयोडीन टेस्ट, तो ये क्या होगा कि इस पर आयोडीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, यानी इस पर ब्लैक ब्लू इसके लिप में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन इसमें हम जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के समय CO2 का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर CO2 का अब्सेंस रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो स्टार्च बनेगा। यानी इसमें स्टार्च नहीं है, इसमें स्टार्च है, इसका मतलब कि यहाँ पे फूड प्रिपरेशन हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। और यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ड्यू टू CO2 अब्सेंस हो गया है यहाँ पे, और यहाँ CO2 है, पहले से था इसमें CO2 कुछ। तो इस तरह से इसका रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के समय CO2 का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी रिजल्ट को हम ऐसे लिख लिए हैं, आप देख लीजिए इसको एक बार। तो CO2 was not available in plant A due to KOH absorbed all CO2 from the air bell jar, so no starch was formed। चूँकि वहाँ CO2 कंज्यूम हो गया था इसलिए वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, thus source CO2 is necessary for photosynthesis, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो
सबसे पहले हम एक छोटे से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूनिट्स वन सेल ऑर्गेनिज्म है, इससे हम देखते हैं जैसे अमीबा है यूनिसेल्युलर। तो अमीबा में हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, इसके जानने के पहले हम ये जान लें कि एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स आर जूस लाइक सब्सटेंसेस सेक्रेट बाय ऑर्गन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके ऑर्गन से एक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है, विच एक्ट एज ए बायो कैटेलिस्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, यानी जो उसके बॉडी के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स उसको रिएक्शन करवाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू कराता है, फंक्शन कराता है। तो सबसे पहले हमने एक अमीबा को लिया है। अमीबा कैसे अपना डाइजेशन करता है, कैसे न्यूट्रिशन करता है और उसमें कैसे ये लाइफ प्रोसेस चलता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो जिंदा रहता है। अमीबा कैप्चर्स फूड नियर इट्स बॉडी थ्रू स्यूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स, यानी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या, ये फूड पार्टिकल है इसके सामने है। तो अमीबा क्या करता है कि अपना स्यूडोपोडिया को एक्सपेंड करता है धीरे धीरे, और इस तरह से एक्सपेंड करने के बाद वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है और एक वैक्यूल बनाता है, और वो वैक्यूल में वो फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है, और उसके बाद से इसके साइटोप्लाज्म से बहुत सारे एंजाइम्स इसमें सिक्रीट होते हैं, और इस तरह से उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को उसको सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से वो बाहर की तरफ आउट कर देता है। तो इस तरह से अमीबा में क्या होता है, तो डाइजेशन सिस्टम काम करता है, उसका लाइफ प्रोसेस चलता है। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फूड का इंजेक्शन हुआ, ठीक है ना, फूड को लिया, इंटेक किया, ठीक है। उसके बाद से इसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद से फूड का जब डाइजेशन हुआ तो फिर वो जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसका न्यूट्रिएंट्स बना है वो हर एक बॉडी पार्ट्स को चला गया, ताकि उससे वो अमीबा अपना एनर्जी लेगा। और जो वेस्ट मटेरियल है तो उसका क्या हुआ, ये आउट कर दिया। तो इस फिनोमेना में हम ये देखते हैं कि पहले अमीबा क्या किया, अपना इजेशन किया। जैसे हम यहाँ अगर बात करें तो पहले इसने क्या किया, इजेशन किया। इजेशन में क्या किया, इसने फूड को अपने अंदर कैप्चर किया, लिया, ठीक है ना। जब ये ले लिया उसके बाद से इसका क्या किया कि एंजाइम्स निकला इसके साइटोप्लाज्म से, और इसका डाइजेशन किया, ठीक है। और जब डाइजेशन इसका हुआ, यानी डाइजेशन में क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से सिंपलर में इसको ब्रेक किया, किसके मदद से, तो एंजाइम्स कहाँ से निकला, उसका साइटोप्लाज्म से। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को क्या किया, फूड पार्टिकल को ये कन्वर्ट कर लिया किसमें, सिंपलर में। इसको सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर फूड पार्टिकल में इसको कर लिया, ताकि ये इसके बॉडी में ऑब्जर्व हो सके। इस तरह से वो डाइजेशन हुआ। फिर उसका क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन मीन्स कि वो उसका यूज किया एनर्जी के रूप में, वो उसके जाकर हर बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरह से उसका एनर्जी का अपना वो ग्रोथ में या डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करेगा, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल बच गया, तो इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल जो हार्मफुल चीज़ें सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, एक चीट कर लेगा, आउट कर देगा, बाहर कर देगा उसको धीरे धीरे अपने ये मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसे बाहर कर देगा। तो इस तरह से अमीबा में ये लाइफ प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसी को एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये जो इसी चीज़ को लिखा गया है
कि टू फॉर्म द वेहिकल बनाए। एंजाइम इंटर्ड फूड, एक मिनट, चलो, एंजाइम इंटर्ड फूड वेहिकल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द एंजाइम्स convert the taken food to smaller substances में which can be absorbed by the body, जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो कन्वर्ट कर दिया वो सिंपलर सब्सटेंसेस में। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट टू रीच टू द इंटायर बॉडी, और इस तरह से वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे पहुँच गया, हर एक बॉडी पार्ट में उसका जा कर के, और वो स्टोर हो जाएगा, और या तो एनर्जी लेगा या स्टोर हो जाएगा उसके फर्दर मूवमेंट के लिए, फर्दर लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, बॉडी यूजेस द फूड फॉर ग्रोथ etc। तो इस तरह से बॉडी यूज़ करेगा उस फूड को, वो अपने ग्रोथ के लिए, अपना एक्सपेंशन के लिए, अपना डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल ऑर्गन्स नहीं रहते हैं, इसमें कोई खास ऑर्गन्स नहीं बने रहते हैं हर एक फंक्शन के लिए। तो इस तरह से अमीबा अपना, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन हुआ। अब सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा रिप्चर्ड एट एनी पॉइंट थ्रू आउट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को वो किसी भी पार्ट से अपना सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो इस तरह से हमने एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन सिस्टम देखा कि कैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है, कैसे इंजेक्शन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे उसमें, यानी ये लाइफ प्रोसेस कैसे उसका चलता है, कैसे वो जिंदा रहता है। तो इस तरह से हमने उसमें 5 प्रोसेसेस देखे इसमें न्यूट्रिशन का। पहला क्या देखा, इंजेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, हमने देखा क्या कि फूड को अपने अंदर लेने का एक प्रोसेस देखा जिसको इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा डाइजेशन, देखा कि कैसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ईटन फूड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक किया ताकि वो बॉडी उसका आराम से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो ये स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट किया, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है, तो जो भी सिंपलर पार्ट में अब टूटा है, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटा है, उसके बाद उसका बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व होगा, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसी को बॉडी पार्ट्स, इसी लिखा द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट होना वो डाइजेस्टेड फूड को, तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन का। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेकिंग अप सेल्स। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि वो जो एब्सॉर्ब किया है उसको क्या करता है, किस में यूज करता है, प्रोसेस यूजिंग फूड ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेकिंग सेल्स, और सेल्स बनाने में उसका यूज करता है। फर्दर ब्रेक, जैसे अमीबा एक से जब डिवाइड होता है तो उस समय काफ़ी एनर्जी लगती है, तो इस तरह से अपना यूज करता है। तो इस तरह से वो सिमुलेशन करता है। और इजेशन में हमने ये देखा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवेबल फॉर ऑन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको कैसे बाहर निकाला, उसी को प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। इजेशन नहीं बोलते हैं, हाँ इजेशन, अच्छा, इसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन। तो इस तरह से हमने देखा, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसको इजेशन भी बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, यानी ये इंजेक्शन है और ये इजेशन है, जबकि हमारे अंदर भी इजेशन होता है जिसको हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म की 5 लाइफ प्रोसेस चलते हैं। सिमिलर ह्यूमन में भी यही चलता है, ये 5 प्रोसेस ही चलता है। तो हम आगे के लेक्चर में
ह्यूमन के ये लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। चूँकि हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ये जानने की कोशिश किया कि कैसे अमीबा में लाइफ प्रोसेस चलता है, तो इसी मैनर में ह्यूमन में भी यही लाइफ प्रोसेस फंक्शन करता है, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी मैं अगले लेक्चर में अभी हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और काफ़ी ईजीएस्ट वे में मैं कोशिश करूँगा उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।